नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी की सीटें आप गिन लीजिए और राहुल गांधी की सीटें चुन लीजिए। 24 के पूरे इलेक्शन का सार इन दो लाइनों में है। लोग इन दिनों दो ही सवाल पूछते हैं। नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? क्या मोदी 400 के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? सवाल यह भी है कि राहुल गांधी अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अब खबर यह मिल रही है कि राहुल गांधी यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी भी यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। और जब राहुल और प्रियंका गांधी दोनों उत्तर प्रदेश नहीं आएंगे तो नरेंद्र मोदी का आंकड़ा 400 की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने पिछले 72 घंटों में बार बार यह नैरेटिव चलाया कि इंडी अलायंस 272 के करीब पहुंच रहा है और मोदी 150 के अंदर सिमट रहे हैं। तो क्या सच में कोई ऐसा चमत्कार हो रहा है जो किसी को नहीं दिख रहा, या अब की बार वाकई 400 पार हो रहा है? क्या है हकीकत, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। अगर सरकार बनानी हो 272 तो सीट चाहिए भाई, 272 तो सीट चाहिए भाई। 400 पार का नारा देने वाले मोदी 272 का नारा क्यों दे रहे हैं? किसके लिए दे रहे हैं? मोदी ये क्यों कह रहे हैं? सरकार बनेगी कैसे? जीतेंगे कैसे? मोदी ये किसके लिए कह रहे हैं? सरकार बनेगी कैसे? जीतेंगे कैसे? जीतेंगे कैसे? मोदी ने ये अपने लिए नहीं कहा। मोदी के ये बोल राहुल के लिए हैं, इंडी वालों के लिए हैं। फुल डिटेल आगे देंगे। पहले बात मोदी की करते हैं। मोदी को तो 272 भी टच करना, उससे भी आगे जाना है। 300 से आगे 400 भी लाना है। मगर बाकी बची 353 सीटों पर क्या यह वाकई संभव हो पाएगा? अगर हां तो कैसे? क्योंकि इंडी वाले, राहुल की पार्टी वाले तो हाथ धोकर मोदी के पीछे पड़े हैं। हर घंटे एक नई कहानी परोस रहे हैं। 24 के मैराथन में कांग्रेस वाले खुद को 300 सीटों के साथ जीता हुआ दिखा रहे हैं। 150 सीटों के साथ मोदी को पीछे बता रहे हैं। 2 हफ्ते पहले तक तो 400 पार का नारा चल रहा था। 400 पार का नारा चल रहा था। जो प्रधानमंत्री शुरू करते थे रैली 400 पार। 2 चरण के मतदान के बाद बीजेपी की सारी कलई खुल गई है। मोदी साहब बहुत अब छटपटा रहे, क्योंकि 2 इलेक्शन होने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक रही है। तो जब खिसक रही आदमी चिड़चिड़ा होता है। कभी हमको गालियां देता है, कभी मंगलसूत्र पे बोलता है, कभी मुगलों पे बोलता है, कभी मुसलमानों पे बोलता है, कभी मटन चिकन इस पे भी बोलता है। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, क्यों इतना बकते हो तुम? एक ही मोदी मोदी मोदी। इंडी अलायंस का सिंगल पॉइंट एजेंडा ही यही है। मोदी को पीछे खिसकाओ, अपने नंबर्स बढ़ा बढ़ा कर दिखाओ। कैमरे पर आओ तो हाथ में संविधान लहराओ। मोदी के खिलाफ फेक नैरेटिव बना के वोटर्स को भड़काओ, बहकाओ, हर घंटे गुस्सा दिलाओ। अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। हर 2 घंटे में कांग्रेस की टाइमलाइन पर, कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट पर 400 पार, 150 पार वाला टेम्पलेट यूं ही नहीं घूम रहा। इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है। मोदी को किसी तरह 300 के अंदर रोकने की रणनीति है। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। पराजय का भय इतना सता रहा है, ये गाड़ी वाले मोदी को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुझे बदलना चाहते हैं। तो क्या सच में वैसा ही होने जा रहा है जैसा दावा राहुल गांधी कर रहे हैं? क्या सच में मोदी के 400 पर पेच फंस गया है? कांग्रेस जो क्लेम कर रही है उसके मुताबिक क्या सच में शुरुआती 2 पेज में ही 400 पार का नारा कमजोर पड़ गया है? या फिर मोदी को 24 में 400 के पार जाने का चांस अभी भी रियलिस्टिक है? अगर हां तो यह कैसे होगा और किन किन वजहों से होगा? आज हम आपको इसका पूरा अंकगणित समझाएंगे। 24 के लिए बीजेपी का स्लोगन है, अब की बार बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। इसका मतलब है कि बीजेपी को लोकसभा की 543 सीटों में से 68% सीटें जीतनी होंगी, यानी हर 3 में से 2 कुर्सी की जरूरत होगी। यह पॉसिबल है भी या नहीं? अगर हां तो कितना मुश्किल है
ये डिकोड करने के लिए आपको आजादी के बाद से सभी 17 लोकसभा चुनावों का डेटा बारीकी से स्टडी करना होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का नंबर गेम समझना होगा। 1952 के चुनाव में कांग्रेस 479 सीटों पर लड़ी, 364 जीती, स्ट्राइक रेट रहा 75%। 1957 में 490 सीटों पर लड़ी, 75% के स्ट्राइक रेट से 371 सीटें जीती। 1962 के चुनाव में कांग्रेस 488 सीटों पर लड़ी, 73% के स्ट्राइक रेट से 361 सीटें जीती। 1971 में 441 पर लड़ी, 79% के स्ट्राइक रेट से 352 सीटें जीती। और 1984 के चुनाव में कांग्रेस 518 सीटों पर लड़ी और 80% के स्ट्राइक रेट से 415 सीटों पर जीती। इन 5 चुनावों में कांग्रेस के 75 से 80% उम्मीदवार जीते। रही बात बीजेपी की, तो 2024 के लिए बीजेपी अब तक 432 उम्मीदवार उतार चुकी है। करीब 10 सीटों पर फैसला बाकी है। उम्मीदवारों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 370 सीट हासिल करने के लिए 86% का स्ट्राइक रेट चाहिए, यानी हर 10 उम्मीदवारों में से 9 को जीतना होगा। मगर क्या यह संभव है? यह समझने के लिए देश को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ ईस्ट इन 5 पॉलिटिकल जोन की नजर से देखना होगा। अब जो डेटा आप देखने जा रहे हैं उससे यह काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि 4 जून को मोदी एग्जैक्टली कितनी सीटें जीतने वाले हैं। उत्तर भारत में कुल 245 सीटें हैं। 1951 से लेकर 1984 तक के 5 विधानसभा चुनावों में उत्तर भारत से कांग्रेस के 72 से 93% उम्मीदवार जीते। मौजूदा सीटों के लिहाज से कांग्रेस ने जब भी 370 से ज्यादा सीटें जीती हैं, उसे उत्तर भारत में कम से कम 174 सीटें लानी पड़ी। उदाहरण के तौर पर 1951 में उत्तर भारत में कांग्रेस को 203, 1957 में 195, 1962 में 162, 1971 में 181 और 1984 में 227 सीटों पर जीत मिली। इसी पैमाने पर 370 सीटों के टारगेट के लिए बीजेपी को भी नॉर्थ में कम से कम 174 सीटें जीतनी ही होंगी, वो भी 84% के स्ट्राइक रेट से। और यह संभव लगता है क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने नॉर्थ में 208 उम्मीदवार उतारकर 87% के स्ट्राइक रेट से 183 सीटें जीती थी। यानी 2024 में बीजेपी को नॉर्थ में सिर्फ अपनी मौजूदा सीटें बचाने की चुनौती है। अब पूर्वी भारत का डेटा देखिए। पूर्वी भारत में कुल 63 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस ने 1951 में 35, 1957 में 30, 62 में 36, 71 में 28 और 84 में 36 सीटें पूर्वी भारत से जीती थी। कांग्रेस ने जब भी पूर्वी भारत से 68% सीटें जीती हैं, तो उसने कम से कम 29 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके मुताबिक 24 में बीजेपी को भी इस इलाके में 29 सीटें जीतनी ही होंगी, वो भी 46% के स्ट्राइक रेट के साथ। बीजेपी ने 2024 चुनाव के लिए ईस्ट जोन में 63 उम्मीदवार उतारे हैं। अच्छी बात यह है कि 2019 में भी बीजेपी ने पूर्वी भारत से 63 उम्मीदवार उतारकर 41% के स्ट्राइक रेट से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसका मतलब यह हुआ कि अब की बार बीजेपी को ईस्ट जोन में थोड़ा पुश करना होगा। दक्षिण भारत में कुल 132 सीटें हैं। मौजूदा सीटों के लिहाज से कांग्रेस को जब भी 370 सीटें मिली हैं, तो दक्षिण भारत में उसने कम से कम 71 सीटें जीती हैं। इस पैमाने पर 370 सीटों के टारगेट के लिए बीजेपी को भी साउथ में कम से कम 71 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। 2024 के लिए बीजेपी ने साउथ में 89 उम्मीदवार उतारे हैं। 71 सीटें जीतने के लिए बीजेपी को 80% के स्ट्राइक रेट से परफॉर्म करना होगा। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने दक्षिण भारत में 90 उम्मीदवार उतारे थे और तब 32% के स्ट्राइक रेट से 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को दक्षिण में अपनी 2.5 गुना सीटें बढ़ानी होंगी। पश्चिमी भारत में कुल 78 सीटें हैं। कांग्रेस ने जब भी लोकसभा चुनाव में 370 से ज्यादा सीटें जीती हैं, तो उसे पश्चिमी भारत में कम से कम 42 सीटें लानी पड़ी हैं। इस पैमाने पर 370 सीटों के टारगेट के लिए बीजेपी को भी वेस्ट में कम से कम 42 सीटें जीतनी होंगी। 2024 के लिए बीजेपी ने पश्चिमी भारत में 56 उम्मीदवारों को उतारा है। इस इलाके में 42 सीटें जीतने के लिए बीजेपी को 75% के स्ट्राइक रेट से चुनाव लड़ना होगा। अच्छी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके में 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और तब 92% के स्ट्राइक रेट के साथ 55 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी को वेस्ट जोन में 2019 की परफॉर्मेंस को केवल बरकरार रखना होगा। अब आखिरी जोन यानी पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं।
कांग्रेस ने जब भी 370 सीटों पर जीत हासिल की तो नॉर्थ ईस्ट जोन से उसे कम 11 सीटें जीतनी पड़ी हैं। बीजेपी को भी 370 सीटों के लिए कम से कम 11 सीटें जीतनी होंगी। पूर्वोत्तर में बीजेपी ने अब तक 18 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अगर बीजेपी को इस इलाके में 11 सीटें जीतनी हैं तो 62% के स्ट्राइक रेट से चुनाव जीतना होगा। बीजेपी के लिए गुड न्यूज यह है कि 2019 में इस इलाके से वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब उसने 70% के स्ट्राइक रेट के साथ 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी 2024 में बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ अपनी 2019 की परफॉर्मेंस को दोहराना होगा। मगर यहां गौर करने वाली बात यह है कि नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में तो बीजेपी बेहद मजबूत है, लेकिन साउथ और ईस्ट में उसका ग्राफ काफी नीचे है और इस ग्राफ को 24 में ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी मोदी ने संभाल ली है। विरोधियों के हमले के बीच मोदी ने खुद उन्हीं की पोल खोल दी है। अब मुझे बताइए, जिनके पास कभी 400 एमपी हुआ करते थे, वो पार्टी आज 250, 250 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रही है। अगर सरकार बनानी हो तो 272 तो सीट चाहिए भाई। वो इतनी लड़ा नहीं रहे तो सरकार बनेगी कैसे, जीतेंगे कैसे? और इसलिए जो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं तो उनके लिए आपका वोट बर्बाद करने की जरूरत क्या है? और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप वोट दे करके सरकार को मजबूत बनाइए। और आप जब वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। राहुल गांधी की सीटें चुन लीजिए, मोदी की सीटें गिन लीजिए। 24 के पूरे इलेक्शन का सार ही यही है। राहुल पीछे छूट रहे हैं, मोदी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनाव को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का चांस अब की बार मोदी के पास भी नहीं है। इससे जुड़ा भी एक फैक्ट है जिसमें 400 पार के संकेत भी हैं और मोदी के लिए एक सबक भी। संकेत यह है कि बीजेपी ने 2014 में 3 लाख से ज्यादा मार्जिन से 42 सीटें जीती थी। 2019 में ऐसी सीटें बढ़कर 105 हो गई, यानी बीजेपी की जीत का मार्जिन बढ़ा है। लेकिन मोदी के लिए सबक यह है कि 370 का माइलस्टोन हासिल करने के लिए बीजेपी को सीटों के मार्जिन से ज्यादा नई सीटें बढ़ानी होंगी। और इसमें सबसे अहम होगा दक्षिण भारत। तमिलनाडु और केरल की सारी सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, मगर अभी भी दक्षिण की कई सीटें दांव पर हैं और ऐसी सभी सीटों पर बीजेपी का प्लान बी एक्टिव है। रही बात 400 पार के नारे की, तो बीजेपी का अपना खुद का असेसमेंट है कि 2 राउंड में ही एनडीए ट्रिपल डिजिट में पहुंच चुकी है। 190 में से 100 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है और यह क्लेम खुद अमित शाह का है। 2 चरण में हमारे पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो शुरुआती ट्रेंड मिले हैं, दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसके कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे कि हम सबका विश्वास बना है। मित्रों, आप जैसे जानते हैं, कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है।
लेकिन लो वोटर टर्नआउट ने मोदी के विरोधियों को टारगेटेड अटैक का एक नया बहाना दे दिया है और मोदी विरोधी इकोसिस्टम अब उसी कम वोट परसेंटेज के पीछे छिपकर यह एजेंडा चला रहा है कि 400 तो छोड़िए, मोदी 150 भी नहीं छू पाएंगे। अब की बार फेज 1 में करीब 4% कम वोटिंग हुई, फेज 2 में करीब 2% कम वोटिंग हुई। कुछ लोगों का कहना है कि 400 पार का नारा और आएगा तो मोदी ही जैसे नारों की वजह से बीजेपी के वोटर्स निश्चिंत हो गए। बीजेपी के कैडर ने मेहनत नहीं की, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है या फिर वोटर्स नारों पर नहीं, सिर्फ मोदी के चेहरे पर ईवीएम का बटन दबाकर आए? यह समझने के लिए कुछ फैक्ट्स देखिए। बीजेपी का आकलन है कि अगर लोकसभा चुनाव में उसे 60% हिंदू वोट मिलते हैं तो कोई भी गठबंधन बीजेपी को हरा नहीं सकता, क्योंकि 60% हिंदू वोट मिलने का मतलब होगा बीजेपी को अकेले 48% का वोट शेयर। मोदी इसीलिए राउंड 3 से पहले अपनी चुनावी रैलियों को हिंदुत्व की उस पिच पर लेकर चले गए हैं जहां दूर दूर तक कोई टक्कर देने वाला नहीं है। और तीसरे फेज में इसका फायदा मोदी को कैसे होगा, कुछ आंकड़ों से समझिए। 2014 में 36% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, यानी बीजेपी के टोटल 31% वोट शेयर में तब 29% वोट शेयर हिंदुओं का ही था। 2019 में 44% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया और तब बीजेपी के टोटल 38% वोट शेयर में 35% वोट शेयर इन्हीं हिंदुओं का था। दूसरी भाषा में कहें तो 14 और 19 में हर 100 में से जिन 93 वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया वो हिंदू थे। और 24 के बाकी 5 राउंड के लिए मोदी उसी हिंदू वोट बैंक के सेंटिमेंट को अपनी चुनावी सभाओं में एड्रेस कर रहे हैं, पब्लिक को जोड़ रहे हैं, चुनाव को पर्सनल लेवल पर भी ले गए हैं। और विपक्ष क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, सब बोल भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, विश्वासघात, 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 विश्वासघात और विश्वासघात। मोदी समस्याएं टालता नहीं, मोदी समस्या से टकराता है। मोदी दिन रात काम करता है आपका जीवन बदलने के लिए, आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात एक कर देता हूं। और ये इंडिया गाड़ी वाले मोदी को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं वो मोदी पे गुस्सा करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। वो मोदी को गालियां देते फिरेंगे, अनगिनत झूठे आरोप लगाएंगे। और आजकल ये दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। देश के लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं है। मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो। मोदी ने जिन विरोधियों की ओर इशारा किया उन्हीं में से एक नाम कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का भी है। सलमान खुर्शीद की भतीजी खुल्लम खुल्ला वोट जिहाद की धमकी देती हैं और खुद खुर्शीद साहब मोदी को जेल में डालने की धमकी देते हैं। 400 का दावा करते थे, 400 का दावा करते थे और अब बोल रहे हो रोज कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये हो जाएगा। अब गिनती करो तो गिनती उस बात की करना कि जेल में रहकर गिनती कैसे की, इस बात की गिनती कर लेना और कोई गिनती मत करना। उसको उल्टी गिनती कहा जाता है कि अब 1 साल हो गया, अब 2 साल हो गए, अब 3 साल हो गए। आपको क्या लगता है, सोनिया के करीबी सलमान खुर्शीद ने यह बयान ऐसे ही दे दिया? जवाब है नहीं। इसकी भूमिका तो मंगलवार सुबह से ही बनाई जाने लगी। मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने बाकायदा अरेस्ट नरेंद्र मोदी वाला हैशटैग भी ट्रेंड कराया। लेकिन ऐसा हैशटैग ट्रेंड कराने वाले ये नहीं जानते कि इसका फायदा चुनाव में उन्हें नहीं, मोदी को ही मिलेगा। कैसे, अब इसका डेटा देखिए। 2014 27% बीजेपी वोटर्स ने मोदी की वजह से बीजेपी को वोट दिया। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 32% हो गया, यानी 2014 में सिर्फ
मोदी के नाम ने बीजेपी को 5.5 करोड़ से ज्यादा वोट दिला दिए और 19 में 8.5 करोड़ से ज्यादा वोट दिला दिए। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि चुनावी सीजन में सबसे बड़े अट्रैक्शन भी मोदी ही हैं और बूथ बूथ तक वोटर्स को लाने वाले सबसे बड़े क्राउड पुलर भी मोदी ही हैं। बीजेपी का भी अपना अनुमान यही है कि शुरुआती 2 राउंड्स में मोदी को चाहने वाले बीजेपी के वोटर्स ही घर से निकले, राहुल के वोटर्स घर बैठे ही रह गए और अब 3rd राउंड पर नजरें जा टिकी हैं, क्योंकि यहां से बीजेपी के गढ़ वाले इलाकों में वोटिंग होगी और मोदी ने उसकी पूरी भूमिका अभी से रेडी कर दी है। लोग आपको कैसे कैसे डरा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मोदी आया तो लोकतंत्र चला जाएगा, कभी कहते हैं मोदी आया तो संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण छीन लेगा। ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई भाई आपको? क्या आपके पास सच बोलने के लिए कोई जगह नहीं बची? अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। और कांग्रेस वाले लिख लो, आप लाख कोशिश करो, मुझे बताइए भाई, हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। जिनका चुनाव में लड़ने के लिए जगह नहीं है, वो देश पे कब्जा जमाने के सपने देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये झूठ की दुकान वाले ये जो फेक वीडियो निकाल करके तालियां बजा रहे हैं, ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए।